हाय, मेरा नाम है सोनाली और नई पॉडकास्ट सीरीज का नाम है द मेल फेमिनिस्ट। एक पर्सनालिटी से मेरी बहुत सालों पहले मुलाकात हुई एक ऐसे किरदार से जो क्रिएटिव है, ऐसा किरदार जो ऑथर है, लिखना पसंद करते हैं, लोगों की जिंदगियों में झांकना पसंद करते हैं। लेकिन आज एक खूबसूरत बात हुई जब हम इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे, तो आज जब इंटरव्यू के पहले हमारी जब बातचीत हुई तो बात निकली एक ऐसे नाटक की जिसका नाम है रगत पीती। ये नाटक इस नाटक के बारे में मैंने तकरीबन मेरे बचपन में सुना था। एक ऐसी कहानी जो दो रिश्तों की कहानी है, एक भाई और बहन के इंटीमेट रिलेशनशिप की कहानी है। जो कि मेरे जीजा जी जो अभी नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली, वो एक एक्टर थे और उन्होंने कहा था कि ऐसे नाटक में वो काम कर रहे थे। वो पूरी जिंदगी का वो जो दौर था वो नॉस्टैल्जिक बनकर मेरे सामने आया। बातचीत हो रही है द मेल फेमिनिस्ट श्याम पेटकर जी से। आज इस इंटरव्यू से दो चीजें होने वाली हैं। हम अक्सर कहते हैं और बहुत बार मैं ये सुनती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट की जरूरत क्या है, अब तो पढ़ लिख गई है औरतें, अब आगे बढ़ गई है। इस सवाल का जो जवाब है ना वो सही मायने में मिलने वाला है। क्यों विमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है, क्या दिक्कतें हैं औरत की, और इससे समझने वाला एक मर्द है, एक आदमी है। बड़ी खुशी हो रही है उनसे करते हुए। मेरे साथ है श्याम पेटकर जी। सर, पहले तो मेरा एक सवाल है आपको, क्योंकि द मेल फेमिनिस्ट जो पॉडकास्ट है मेरा, उसमें मैंने आपको इनवाइट किया है। आपको क्यों लगता है आप द मेल फेमिनिस्ट में मतलब है, आप कैसे समझ पाते हैं आप औरतों को? बेसिकली मेरा ये मानना है कि मैं मेल फेमिनिस्ट हूँ ऐसा नहीं है। होना ही चाहिए, दूसरा रास्ता ही नहीं है। और जब एखादा मर्द जात इस राह से भटकती है तो पूरी जिंदगी भटकती है। क्योंकि इस दुनिया में हिरण्य गर्भावस्था के पहले वही स्थिति थी जिसको हम आदि माया, वो जीरो ये थे ना, बिग बैंग के पहले, जिसको हिंदू माइथोलॉजी में हिरण्य गर्भावस्था बोलते हैं। तो उस वक्त जो स्थिति थी उसके पहले वो आदि माया थी जी। उसने 3 अवस्थाएं निर्माण की, उत्पत्ति, स्थिति और लय। उन अवस्थाओं के निगरानी के लिए 3 पुरुष पैदा किए। अच्छा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिनको हमने नाम दिया। तो पुरुष ये पूर्ण अवस्था है ही नहीं। और इस दुनिया में हर शक्ति ऊर्जा स्तोत्र के नाम फीमेल ही है। विद्या, लक्ष्मी, शक्ति। लेकिन अक्सर आप पत्रकारिता क्षेत्र में भी रहे हैं, बहुत सारी घटनाओं को आपने बहुत नजदीकी से देखा है। मतलब बहुत ही ज्यादा अपने चीजों को, मैं ये ना कहूंगी कि आपने लिखा है, आपने उसे महसूस किया है और फिर आपने लिखा है। क्योंकि आप नाटक भी लिखते हैं, आप फिल्में भी लिखते हैं, आप उसे महसूस करे बगैर लिखते नहीं, जो मैं आपसे बात कर समझ पाई हूँ। तो एक क्या लगता है आपके हिसाब से, अपनी नज़र से मैं समझने की कोशिश करूँ तो व्हाट इज वुमेन फॉर यू? मैंने बता दिया ना कि वही है जो कंप्लीट शून्य जिसको बोलते हैं। तो वो है अस्तित्व, वो है। जैसे जमीन और आकाश के बारे में हम बोल सकते हैं। हम जमीन को स्त्री कहते हैं और आकाश को ऐसी प्रतिमा देते हैं कि आकाश पुरुष है। आकाश को अस्तित्व क्या है? आकाश अभाव है। जैसा अंधेरे को अस्तित्व नहीं है, वो प्रकाश का अभाव है। वैसे आकाश को भी तुम ऊपर जैसे जाएंगे वैसे आकाश को अस्तित्व क्या है? बात है, बहुत ही खूबसूरत बात बोली आपने। जमीन को अस्तित्व है। तो मैंने गावझुला नाम की जो किताब लिखी थी उसमें यही लिखा कि
हम लोग आकाश के तरफ हाथ करके क्यों मांगते हैं हमारी मांगे? क्योंकि वो अनंत है। नहीं, ये तो बताने की बात है, इन्फिनिटी वगैरह। जमीन पर पैर रख के आकाश की तरफ हाथ करके मांगते हैं। हमने जमीन की तरफ हाथ कर लिए ना, तो हमारे सवालों के और हर चीजों के जवाब मिल जाएंगे जो मिलते आ रहे हैं। लेकिन हम जो अस्तित्व नहीं है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, उसको ही ये करने की कोशिश करते हैं। और जो जो इसमें उन्नत हुए, ये पार करने की कोशिश की, योगी बने या ये बने, तो वो हम ज्ञानेश्वर जी को क्यों माऊली कहते हैं? हम विठोबा को क्यों माऊली कहते हैं? हम महात्मा गौतम बुद्ध को भी माऊली के लेवल पे लेके जाते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने ये जो मेल का है, मेल ईगो है, मैं पे विजय पाना है। मी पण माझे, हमारे मराठी में बोरकर जी कहते हैं कि मी पण माझे गळले रे, मैं खत्म हो गया है। मैं खत्म होता हूँ, वहां से वो शुरू होती है। क्या बात है। तो और तब माऊली बनती है वो। ऐसे कौन से किरदार है आपके जिंदगी के जो आपको लगता है कि आपको ये जो परिपक्वता है, ये या जिंदगी का एक अलग लेंस है, वो दिया है आपको? जो ऐसे कौन से स्त्री के चरित्र आपके जीवन में, विच आर द वुमेन कैरेक्टर्स? स्त्री चरित्र ऐसे स्पेशल ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं ग्रामीण भाग में रहा हूँ और स्त्रियों से, यानी खेती बाड़ी करने वाली या हमारे घर में ये आने वाली, उनसे बात करते रहा हूँ। और वो इतने वाइज होते हैं, जो ग्रामीण लोग होते हैं इतने वाइज होते हैं। तो उनके बात करने से पता चलता है कि एक आधी बात इतनी सादी रहती है, बहुत नेचुरल रहती है, लेकिन उसमें से पता चलता है। जैसे हमारे घर में एक गोंड समाज की औरत आती थी, गंगाबाई नाम की, जो बर्तन मांजने के लिए आती थी। वो टॉपलेस रहती है, वो साड़ी, आदिवासी साड़ी है, लेकिन दिखता कुछ नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन कुछ नहीं होता है उसमें, एक्सपोज कुछ नहीं होता है। मेरी माँ, बारिश के दिन थे और मेरी माँ के इनरवेयर सूख रहे थे वरांडे में। तो उसने पूछा कि मेरी माँ को माई बोलती थी वो, तो माई ये कोणाचा है, हो ये किसका है? तो मेरी माँ ने कहा कि मेरा है। तो वो बोली, कैसी बेशरम है, ये पहनती है तू? उसके रिचुअल्स के, उसके इस हिसाब से ये बेशरम बना है, कल्चरल नहीं है इनरवेयर्स पहनना। उसने, मैं 5वीं 6वीं में था, लेकिन खेल रहा था वहां पे, तो मैंने ये बात सुनी और एकदम से कुछ तो भी क्लिक हुआ। और फिर सोचने लगा कि अरे अलग है, यानी हमारे लिए जो हाई रिच संस्कृति की बात है, वो उसके लिए अनकल्चर्ड है। बिल्कुल। निसर्ग के पास में है, निसर्ग से बड़ा धर्म नहीं है, तो निसर्ग है वो। तो ऐसी बहुत सारी बातें आती गई। कुछ लोगों के, जैसे राम शेवाळकर जी के व्याख्यान सुने, हमारे नांदेड़ के सर थे, उनके व्याख्यान सुने, एस्थेटिक पे व्याख्यान सुना था उनका। तो उसमें से ये आते गए। और जो ग्रामीण में ये होता है, लोक कलाएं होती है, गंगासागर नाम की लोक कला होती थी, कि डंडार होता था, कि उसमें से जो बातें निकलती थी, जो वो मैं स्कूल में जाता था, तो वो लेडीज लोग
खेती में काम करने के लिए जाती थी औरतें, तो उनके साथ साथ जाता था, जब बात सुनता था तो उसमें से ये लगा मुझे वो टाइम में भी, छोटे बचपन में भी, कि अरे यार हम देखते हैं, यानी हम मर्द जात जो है तो दुनिया देखते हैं, औरत जो है वो दर्शन करती है, हमें दिखता है, इन्हें दृष्टि है। देखना और दृष्टि होना से बहुत फर्क। जैसे ऑफिस में, हमारे ऑफिस में धूपकाले में एक छोटा बच्चा पानी लेके, चाय लेके आता था, और वो उसके पैर चप्पल नहीं थी तो जलता था। तो मेरी एक कलीग थी, उसने उसको बुलाया और उसकी सब मजाक उड़ाते थे। उसने उसको बुलाया और उसको पूछा कि चप्पल नहीं है तेरे पास में, और उसको चप्पल लेके दी, 20 रुपए की, 50 रुपए की, जो, लेकिन चप्पल लेके दी। तो मुझे लगा कि अरे यार हम सब है, हम देखते हैं, सबको दिख रहा है कि उसके पैर में चप्पल नहीं है, लेकिन नहीं, हाँ। उसके पैर, हमको वो दिख रहा है लेकिन उसके पैर में चप्पल नहीं है, और चप्पल नहीं है इसलिए उसके पैर जलते हैं हमारे ऑफिस तक आने तक टपली से। ये हमें नहीं दिखा, वो महसूस तो उसे हुआ, उसे दिखा, वो हमें दिखा ही नहीं वो। क्या बात है। इसलिए मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, आपका दर्शन नहीं कर रहा हूं। हम भगवान की पत्थर की मूर्ति के सामने जाते हैं और उसका दर्शन करते हैं, और वो उस वक्त हम आंख बंद कर लेते हैं, फिर देखते कैसे हैं। क्या बात है। हम प्रतीक से परमेश्वर तक आते हैं, और अर्धनारी नटेश्वर की तो संकल्पना ही है ना, हमने दी है दुनिया को। तो पुरुष ये व्यवस्था है, स्त्री ये अवस्था है। व्यवस्था बदली जा सकती, अवस्था बदली नहीं जा सकती, अस्तित्व को बदला नहीं जा सकता। क्या बात है। ग्रामीण स्त्रियों की बात निकली है, विलेजेस में जो औरतें हैं उनकी बात निकली तो वो जो है, आप तेरव, मराठीत ज्याला म्हणतात तेरव, #तेरव नावाचं जे कॅम्पेन आहे ते तुम्ही मोठ्या प्रमाणात करताय, सुरू केलंय। बेसिकली ये तेरव है क्या, और इन महिलाओं के जो प्रश्न है, मेरा किसानों की जो विधवाएं हैं जो आत्महत्या कर देते हैं किसान, उनकी विधवाओं के लिए आप काम कर रहे हैं, उनके विधवाओं को एम्पावर करने के लिए काम कर रहे हैं। तो पहले तो सवाल ये आता है कि एक बोला भी जा रहा है कि किसान जो आत्महत्या कर रहा है वो तो अलग अलग कारणों से कर रहा है, जरूरी नहीं कि यही कारण है, उसको शौक है या फिर उसको बहुत सारी चीजें हैं। आप क्या देखते हैं, आपने क्या देखा है, क्योंकि काफी क्रिटिसाइज भी हुआ ये सब्जेक्ट। किसानों की आत्महत्या ये उसको बहुआयामी विषय है, बहुत सारे कारण है, सोशो कल्चरल भी है, इकोनॉमिकल भी है, और उस पे बहुत सारे लोग ये होते रहते हैं। लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर किसी बड़े उद्योगपति को ये कहा जाए कि 1000 के नोट फेंको माटी में और उसमें से तुमको क्या मिलेगा ये बता नहीं जाएगा, तो माटी में गाड़ेगा क्या नोट? किसान करता क्या है? बीज, बेभाव बीज लेता है, खाद लेता है, ये लेता है, नोट ही बोता है ना वो, और वो 1000 के 100 होते हैं। नहीं, अगर धंधा है, व्यवसाय है, तो व्यवसाय के नियम उसको लगने चाहिए, क्यों नहीं लगते? मैं ये बुक तैयार करता हूं तो इसका भाव मैं तय करता हूं, कीमत क्या होगी।
लेकिन किसान अपना भाव किस- खुद नहीं तय कर सकता है। सही नहीं कर सकता। और हम हमेशा यही होता है कि हम प्राइस और वैल्यू हम्म, समझ ही नहीं पाते। हम प्राइस के नजर से ही, बाजार के नजर से ही दुनिया को देखते हैं। कीमत और मूल्य, प्राइस और वैल्यू, बुक की वैल्यू होती है। अब तक बुक्स पे वैल्यू लिखा रहता, मूल्य, मराठी में तो मूल्य 30 रुपए 50 रुपए ऐसा लिखा रहता था। अब पिछले 10 सालों में ये हुआ है कि उस पे कीमत आने लगी। तो ये चीजें है। तो ये वो किसान तो मरता है, उसके बहुत सारे कारण है। अभी तो लोगों ने छोड़ भी दिया, मीडिया में भी नहीं आता, नहीं, अब तो ये विषय ज्यादा बोला भी नहीं बोला जा रहा है। भी नहीं जाता। उसका मेरे लिए तो यही तर्क है, सीधा ये है कि व्यवस्था, सिस्टम, हम सिस्टम करके दूसरे की तरफ हाथ दिखाते हैं, सरकार की तरफ हाथ दिखाते हैं। हमारे लिए सिस्टम बोले तो सरकार है, बहुत, और ज्यादा उसका सर्कल बढ़ाया तो प्रशासन है। हम सिस्टम है, समाज सिस्टम है। सरकार समाज नहीं बनाती, समाज सरकार बनाती है। ट्रू। तो हम सिस्टम है ना। तो ये जो मर रहा है, ये मेरे कारण मर रहा है। मुझे सस्ती चीजें होना चाहिए। हम चैनीच्या वस्तू ज्याला म्हणतो, मोबाइल के दाम बढ़ गए तो हम बोलते लग्जरी आइटम्स जैसे कहेंगे, तो उसके दाम बढ़ गए तो हम बोलेंगे नहीं। प्याज के दाम बढ़ गए तो जरूर बोलेंगे। चल महंगाई चिल्लाना शुरू हो जाता है, महंगाई बढ़ गई, महंगाई चिल्लाना शुरू हो जाता है। तो इसके कारण, और हमारे लिए ये मर रहे हैं, तो हम जिम्मेदार नहीं है। ये बताने के लिए हम बोलते हैं कि अब फालतू है। हम कुछ बात भी कर रहे थे तो आपने कहा कि ये जो आंकड़ा है वो 26,000 महिलाएं विधवा, मराठवाड़ा, विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र। तो ये 26,000 जो महिलाएं हैं उनके जिंदगी के चैलेंजेस क्या है? अब एक तो बेसिक की महिलाओं की जिंदगी के चैलेंजेस जो है उनके साथ में है ही। जैसे कि एक तो उसको अब मराठी में एक है कि बाई म्हणजे 50 किलोचं मटण आहे। जरा भद्दा लगता है सुनने के लिए, स्त्री बोले तो 50 किलो का मटन है, लेकिन वही नजरिया से देखा जाता है। उसको निर्णय लेने की ये नहीं है। तो ये तो अगर निर्णय लेने की अधिकार है, हर विधवा एकल महिला हम उनको बोलते, तो उसको पढ़ना था। बाप ने नहीं पढ़ाया, लड़के को पढ़ाया, उसके लिए जब खेती भी बेच दी, और फिर लड़की के बारे में यही सोचा जाता है कि हाँ, पूरा लड़के के एजुकेशन के लिए मैंने तैयारी करके रख दी है, पैसा रखा है, और लड़की की शादी के लिए रखा है। क्यों? उसको क्यों नहीं पढ़ाया? आज वो नहीं पढ़ी, इसलिए शादी के बाद तुझ्या नवऱ्याच्या घरी जाऊन काय करते? अभी भी ये होता है कि क्योंकि हम अक्सर बोलते हैं अब तो पढ़ाई का स्तर काफी बढ़ गया है, अब लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन रियलिटी पिक्चर क्या है? रियलिटी नहीं है ना। 12वीं के बाद में नहीं, उसको जितने जल्दी उसकी शादी हो जाए तो जवाबदारी से मुक्त। आज भी माँ बाप यही सोचते हैं। हा, माणसानं कुंभाराचं गधा व्हावं, एसटीचा हमाल व्हावं, पण जवानपुरीचा बाप नाही व्हावं। जवानपुरकी म्हणजे बापाच्या उरावरचा गोटा असते,
विखाची पुडी असते घरातली, जहर की पुड़ी रहती है, तो उसको जल्दी से निपटाओ। शादी करके दी, गई दूसरे घर में, बहुत जम गया, हो गया। तो उसको 12वीं तक पढ़ाते हैं। अब तो एजुकेशन बोलते हैं सबके लिए एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन खेड़े तक जाता नहीं है। अच्छी स्कूलें नहीं है, सरकारी स्कूलों की लेवल अच्छी नहीं है। और कितने गांव है कि वहां पे यानी चौथी के बाद में स्कूल नहीं है, तो उसको बाहर जाना पड़ता है। तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तालुके तक भेज सकते तो भेज सकते हैं। उसके बाद में अब बहुत हो गया, देखना शुरू कर दो, शादी हो जाती है। शादी की उम्र जनरली क्या होती है? 12वीं तक, मतलब 18-20, 18 की हो गई कि शादी। देखो, और ये 26,000 महिलाओं में जनरली जो विधवा हो जाती है वो 27-28 की उम्र में होती है। 22-24 के, वो एवरेज एज आज उनका 28 का है, 28 का है। जिस उम्र में शहर की लड़की शादी के बारे में सोचती अच्छे घर की लड़कियों के लड़की की शादी के बारे में सोचते भी नहीं। ये 2 लड़के पैदा करके, बच्चे पैदा करके विधवा हो गई है, और उसकी जिम्मेदारी ही नहीं है किसी को। मैंने आपने पूछा था कि उनके चॅलेंजेस क्या है, तो उनके चॅलेंजेस ये है कि आमचं जगणं मान्य करा, हमारा जीना मान्य करो, हम जी रहे हैं ये मान्य करो। उनका जीना ही एक्सेप्ट नहीं हुआ है ना समाज के तरफ से। मतलब पति के मर जाने के बाद में ना ससुराल वाले उन्हें एक्सेप्ट कर पा रहे हैं ना, नहीं ससुराल वालों को नहीं, यानी एक तो उनका अस्तित्व ही पता नहीं है समाज को, व्यवस्था को, सिस्टम को, क्योंकि उसका पति मर गया। पति के लिए शेतकरी है तो किसान है, तो फिर देखो उसके यानी पंचनामा किया जाता है तहसीलदार की तरफ से, ये की जाती है, और देखते हैं कि हाँ प्रामाणिक आत्महत्या म्हणजे काय, म्हणजे मुझे ये पूछना है कि किसी का मरना, खुदकुशी कर लेना, ये प्रामाणिक और अप्रामाणिक कैसे हो सकता है? किसी का मरना अप्रामाणिक कैसे हो सकता है? ये वर्ड यूज किया जाता है क्योंकि वो उसने, एक तो बाप के नाम से अगर जमीन है और लड़का कर रहा है शादी के बाद में, तो 7/12 पे उसका नाम नहीं है, तो जो लोन लेता है तो बाप के नाम से चढ़ता है, और जब लोन नहीं भर पाता तो बाप उसको बोलता है कि अरे बाबा, तब वो सुसाइड करता है। तो ये किसान ही नहीं था ना, जो कि उसके नाम पे 7/12 नहीं, ये लोन इसके नाम पे है ही नहीं ना। और कितना लोन? 40,000, 45,000, 40-45 हजार के लिए वो अपनी जान दे देता है, क्योंकि ब्लॉक होता है वो। मैं हमेशा बोलता हूं कि गांव भी बदल गए, यानी मेरा आगे का अभ्यास का विषय, यानी आस्था का विषय गांव है, ग्राम संस्कृति है। गांव ही बदल गए ना, ग्राम संस्कृति नहीं रही। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं? ग्राम संस्कृति नहीं रही, क्योंकि आपण म्हणतो की पहिले जैसे नहीं रहेगा वो, लेकिन पहले का गांव कैसा था और अब क्या कैसा है? पहले का गांव में ग्राम संस्कृति थी, अभी शहर का कॉस्मेटिक कर दिया गया है उस पे। पहले गांव में एखादी लड़की की शादी है तो पूरे गांव का इवेंट होता था वो, कि हमारी लड़की है। और छोटा सा उदाहरण है कि हम गांव में जब लड़की की शादी है और खाना है, तो हम अपने घर से थाली, पानी का गिलास और ये गड़वा लेकर जाते थे।
अब कैटरर आ गया गांव में, खर्चा बढ़ गया है ना। ये छोटा सा उदाहरण है कि जो मट्टी रहती है ना, तो उसमें एक चम्मच भर लिया है तो उसमें 1 लाख जीवाणु होते हैं, विषाणु नहीं, जीवाणु। तो बारिश, जब पहली बारिश आती है तो जो सुगंध है, मिट्टी का सुगंध आता है, वो उसके कारण आता है, जीवाणु के कारण। हमें ज्यादा अनाज होना था, ज्यादा कृषि उत्पादन होना था, इसलिए रासायनिक खेती करना शुरू कर दिया हमने। और अभी मिट्टी में जो रासायनिक खाद डालना शुरू कर दिया तो मिट्टी मर गई। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले मिट्टी मरी और फिर संस्कृति, फिर आदमी मरना शुरू हुआ। क्योंकि अब 1 लाख जीवाणु थे 1 चम्मच भर मिट्टी में, अब वो 1000 के नीचे आ गया काउंट। आपकी बातों से मेरी धड़कनें बहुत मतलब बढ़ चुकी है। मतलब मैं ना समझ नहीं पा रही हूँ, मैं उस चित्र पे लेकर जा रही हूँ, मैं वो गांव में जा रही हूँ जहाँ पर विधवा है, जहाँ पर उसकी चीजों को समझ पा रही हूँ, क्योंकि बीइंग वुमेन आई वांट टू जस्ट फील हर कि वो जो चैलेंजेस की बात करें कि चैलेंजेस, जब एक्सेप्टेंस, सबसे मुद्दा तो यही है कि पूरी जिंदगी में और इस वर्ल्ड में एक ही मुद्दा है एक्सेप्टेंस का, है ना। तो उसका जीना, एक तो नॉर्मली स्त्री, एकल महिला, विधवा छोड़ दो, महिला करके उसका जीना हमें कबूल ही नहीं है, हमें एक्सेप्ट ही नहीं किया है। छोटी सी चीज है। अभी सरकार बोलती है कि घर घर में शौचालय बनाओ, हमें लगता है कि हाँ बनाने चाहिए या नहीं, क्या उसमें है। सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है? स्त्री को होती है। अंधेरा होने के पहले उसको निकलना है और जाके आना है, और रात होने के बाद में उसको वो बाहर जाके कर सकती है। दिन भर उसमें वो सब मलमूत्र पेट में पालना है। देहात में ज्यादातर स्त्रियों को किडनी के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, इसके कारण उनका हीमोग्लोबिन, हमने टेस्ट करवाया था तो हीमोग्लोबिन कम होता है स्त्रियों का। हमने जो बोला था ना कि गांव बदल रहे हैं, हमारे विठ्ठल वाघ जी की कविता है, कुपा काट्याचा दोडका त्याले नाही म्हणू नका, पाहुण्याचं उठ बस त्यालेच करावं लागते। यानी पहले अभी गांव में रात को 12 बजे भी पेट्रोल मिल जाता है, किराना दुकान वाला पेट्रोल रखता है। अच्छा। सवेरे 6 बजे दूध नहीं मिलता गांव में। गांव में किसी भी बड़ी कंपनी का सिम कार्ड मिल जाएगा आपको। लोग एक में से बात करना बंद हो गए हैं। मैंने ऐसी एक, अभी वो चौपाल नहीं बैठता क्या गाँव? नहीं, क्योंकि ये है, अब मैंने ऐसी एक मौत देखी थी जो जिसने आत्महत्या, खुदकुशी की थी, तो उसके घर में गांव वाले आ नहीं रहे थे समझाने के लिए या सांत्वना के लिए। जब वो लेडी गई साहूकार की तरफ, अपनी ये कान की बाली कर्जा रख के 1500 रुपए लेके आई, तब गांव वालों को समझा कि मौत की तैयारी, यानी पैसे की तैयारी हो गई है, तब लोग आए। मैं उन लोगों को दोष नहीं देता, क्योंकि उनके पास में भी नहीं है ना। इनके घर में जाने के बाद में मांगेंगे तो क्या देंगे उनको? ये है, मैं बोलता हूं कि यानी सादी सादी चीजें होती थी। पहले बोलते मुझे हम पूरा बाजारीकरण, उदारीकरण, व्यापारीकरण ने पूरा उद्ध्वस्त कर दिया, हमारा जीना ही उद्ध्वस्त कर दिया। हमारे त्योहार भी जो है ना, वो व्यापारी मूड से होते हैं। वो झावड़िया लगा कि उसको
सिंधी के पन्ने रहते थे ना, ये पेड़ में है ऐसे, तो उसको झेंडू के फूल लगाए तो हो जाता था। अभी वो इलेक्ट्रिक की माला लगानी पड़ती है। गुड़ से हमारा पूरन हो जाता था घर में, शक्कर ही लानी पड़ती है। हमारा डोंगरे चांभार था राळेगाव के तर, मैं एक कादम्बरी लिख रहा हूँ गाँव के तेरह का, तो डोंगरे चांभार था, अभी मर गए वो। 250 एकड़ खेती की खेती थी, और उसकी चप्पल फ्रेंचाइजी चलती थी यवतमाळ जिले के वो भाग में, उसकी फ्रेंचाइजी चलती थी। डोंगरे चांबाराची चप्पल है। मैं उसको मिला, पूरा खत्म हो चुका था, यानी खेती गई है ये सब पूरा, यानी 2 मंजिली घर था, उसका वाड़ा था, वो खत्म हो गया। तो मैंने बोला कि क्या हुआ है भाई? उसने बहुत मैं जो बोल रहा था कि देहात के लोग बहुत ऐसे सीधा बोलते हैं, लेकिन उसमें से बहुत कुछ तो भी निकलता है। तो उसने मुझे बोला कि टाटाची स्लीपर, टाटा की 18 रुपये 95 पैसे की स्लीपर बैठी ना बोले पिछवाड़े में हमारे। टाटा आ गया उधर, 18 रुपये 95 पैसे की स्लीपर, डोगरे चांबर खत्म हो गया। गांव की इकोनॉमी थी, डोंगरे चांबर वहीं से चमड़ा लाता था, चमड़ा कमाने के लिए वहीं से लोग रहते थे, वहीं के लोग लेते थे। डोंगरे चांबर का जो पैसा है वो डोंगरे चांबर के पास में रहता था, और वो उधर ही खर्चा होता था। अब गांव में जो पैसा है वो बंबई में गया टाटा के घर में। ये इकोनॉमी है गांव की, ये चेंजेस है गांव के। बहुत छोटी चीज लगती है लेकिन बहुत बड़ी होती है। सही बात है। तो वो डोगरे चांबर के नाती खेल रहा था। मैंने उसको पूछा कि क्यों रे, स्कूल नहीं जाता क्या? तो बोले नहीं, 4th तक पढ़ा, बाद में बंद कर दिया। बोले क्यों? तो मैं आबाने म्हणलं मुले बंद करून दे। मैंने उसको बोला कि यार क्यों बंद कर दिया इसका एजुकेशन? तो बोले कि काय के लिए पढ़ाना है? तो बोला नहीं, वही करना है तो काय के लिए पढ़ाना है? बोला नहीं, उसका विकास होगा, वो इंजीनियर होगा, हो सकता है डॉक्टर हो सकता है, ये हो सकता है। आज तक तुम्हारे जैसा समझाने वाला आया नहीं था ना मैंने मेरे पास में। तो उसने बात बदल दी। उसने पूछा एकदम से, मुझे लगा कि बात बदल दी। उसने पूछा कि पानी पिए? तो बोला हाँ पानी पिए। हमारे नाले का है, कैसा है? तो बोला मीठा है। यहाँ का नाला कहाँ पे जाता है? तो मैं वो पांडरकोड़ा में रहा हूँ, 10वीं तक पढ़ा हूँ, तो मुझे मालूम था। तो मतलब खुनी नदी को मिलता है। खुनी नदी का पानी कैसा है? तो मतलब अच्छा है, मीठा है। खुनी नदी कहाँ पे मिलती है? तो मतलब पैनगंगा नदी को मिलती है। पैनगंगा का नदी बहुत अच्छा है। पैनगंगा कहाँ पे जाती है? मतलब गंगा को जाती है। गंगा नदी तो पवित्र पानी है। पानी कैसा है? विकास हो गया है ना? मतलब हाँ। गंगा कहाँ से मिलती है? मतलब समुद्र को जाते हैं। पानी कैसा है? खाना है। अगर ये बच्चा आज गांव में पढ़ा, तालुका में गया, नागपुर में गया, अमरावती में गया, बंबई गया, अमेरिका गया, पानी कैसा हो गया? खाना। इतने इतने सीधे तरीके से जिंदगी बताते हैं वो लोग। तो वो उसने डोंगरे चांबर ने मुझे बताया था, लेडीज चप्पल जिंदगी में नहीं बनाया उसने। जरूरत ही नहीं है ना, वो चप्पल नहीं पहनेगी। कहीं किस लिए पहनना है उसको? तो
ये नजरिया है वो तब से लेके अब तक वो स्त्री की तरफ थे, तो उसका जीना ही कबूल नहीं है ना, हमें पहले से नहीं है। अब तो व्यवस्था के इससे कुछ भी नहीं है ना, उसको 1-1.5 लाख रुपए दे दिए, 70,000 रुपये उसके नाम से फिक्स में डाल दिए। उसमें अगर उसके माता ज्येष्ठ वृद्ध सास ससुर है तो वो उनके भी नाम चढ़ते हैं। 30,000 रुपये कैश में मिलते हैं, यानी उसके बैंक अकाउंट में खुले में ओपन में जमा होते हैं, सेविंग अकाउंट में। तो उस पे तो उसके ससुराल वाले पहले से ही साइन ले लेते हैं बैंक स्लिप पे। तेरे हस्बैंड का ये उत्तर क्रिया किया था ना, हाँ हाँ, उत्तर क्रिया की थी, 13वां किया था, तो उसका खर्चा कौन देगा फिर? और 13वीं का खर्चा है। हाँ, और फिर उसने हस्बैंड के जमीन पे हक नहीं। अगर उसको बच्चा है, लड़का है तो थोड़ी सी अलग बात है। अच्छा, और बच्चा नहीं है तो? लड़की है तो फिर तो वंशाचा दिवाच नाही ना आमच्या। तो इसलिए इसका जो एक्सेप्टेंस है वो तो रिजेक्शन में बदल हाँ, जाता है। तो फिर उसको घर में यानी ससुराल वाले उसको किसी भी तरीके से हकाल देते हैं। तो क्या मायके वाले एक्सेप्ट करते हैं इसको? नहीं, मायके वाले की कंडीशन वो जात्यातले सुपातले ऐसीच कंडीशन है ना। भाई के पास में भी वो अल्प बुधारक कोरड कास्तकार है। ऐसा भी हुआ है कि बाप ने खुदकुशी कर लिए है उस लड़की के। बहुत सारी लड़कियां ऐसी है, ये स्त्रियां ऐसी है कि उसके बाप ने भी, किसान बाप ने भी खुदकुशी की है, हस्बैंड ने भी खुदकुशी की है। तो वो जाए तो जाएगा। तो वो बोलते हैं कि तेरी शादी के टाइम में हमने जमीन बेची थी या खर्चा किया था, अब तेरा इस घर में हिस्सा नहीं है। ये एक्चुअल अभी का चित्र है। हाँ, वो बाप का दिल रहता है, माँ का दिल रहता है, वो टूटता है, लेकिन क्या करें? करेगी क्या? मैं हमेशा बोलतो की अश्रूंचे संदर्भ कळले नाही तर आयुष्याचं असं होतं। तो उनके आंख में आंसू आते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे? तो फिर ये जाएंगे कहाँ? और व्यवस्था को मान्य नहीं है। आप और भी बता रहे थे कि जब रहती है ये बहू, मतलब ये जो विधवा है, किसान बहू, तो इसको एज अ लाइक अच्छी नजर से भी नहीं देखा जाता है। कभी कभी उसका फिजिकली भी असॉल्ट होता है। ये तो अकेली औरत है। हर औरत में हमें एक पॉसिबिलिटी दिखती है, मर्दों को संधि दिखती है, चांस दिखता है, और वो अगर अकेली है तो फिर तो हमारे लिए अकेली है। मैंने उसके लिए तो इतना यानी प्यार उमड़ आता है हमारे दिल में। नहीं नहीं, तेरा मर्द मर गया, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे लिए। मैं हूं ना। बूढ़ी औरत को बोलना बाबा तू, मैं हूं तेरे लिए करके। आप एक किस्सा भी बता रहे थे, जब 13वां आपके जो पेज है उसमें बहुत ही दिलेरी के साथ एक इंसिडेंट एक लेडी ने शेयर किया था अपने नाम के साथ। अलका शिंदे। वो इंसिडेंट और वो किस्सा प्लीज शेयर करें। तो वो अलका, अभी हमने हैशटैग 13वां शुरू किया सोशल मीडिया पे, इसलिए कि हर चीज सरकार के पास में लेके जाने और हर चीज के लिए सरकार को जिम्मेदारी ठहराने, हम है ना जिम्मेदार। समाज का दिल बदलना चाहिए, समाज को समझना चाहिए। तुम्हारे आजू बाजू में ये सब हो रहा है और तुमको समझ में नहीं आ रहा। मैंने जैसा बताया कि दिखता है, नजर नहीं है, वैसी बात है ना। वो लड़के की चप्पल वो लड़की को दिखी कि वो बेयर फुटेड है करके, हमें नहीं दिखी ना। सही बात है। तो ये उसको वो बेयर फुटेड नंगे पैर का लड़का दिखा, मुझे हमें ये दिखी स्त्रिया की अरे इनका कोई नहीं है। तो वो उन पे तो गांव के हर लोग या आजू बाजू के लोग, एक तो जवान है, अकेली है, चांस देखते हैं,
तो उसके पुतनी ने यानी जेठ के तो उसने खुद अपने नाम से ये पब्लिश किया। क्या जेठ नाम है अलका शेंडे। तो क्या लिखती है वो? तो उसने ऐसा लिखा कि मुझे यानी मेरे जेठ के यानी उसको क्या बोलते नेफ्यू ने कहा कि मेरे साथ एडजस्ट हो जाना, किसी को क्या पता चलेगा, तेरी भी जरूरत है ना, काका तो मर गया अभी, और वो भी तेरे को सुखी कहा रखता था, मैं रखूंगा। ऐसी ऑफर दी जाती है, घर के जेठ नजर रखता है। एक जगह तो ऐसा हुआ कि जेठ ने डायरेक्ट ऑफर किया कि मेरे साथ वो सब संबंध रख, छोटे छोटे की बीबी है ना तू, छोटा तो मर गया, ऐसा समझ कि मैं तेरा मर्द हूं, मैं तुझे सब दूंगा। उसकी बीबी है, बच्चे हैं, लेकिन मैं तुझे सब दूंगा। तो उसने नहीं बोल दिया, तो उसने ऐसा किया कि गांव में वो उसको गोठे में रखते थे, जानवर के गोठे में। पहले जैसा नहीं बोला तो उसको जानवर के गोठे में शिफ्ट कर दिया गया। और गांव में जाके एक मिला, अरे वो रमेश की बीबी बुला गई थी, भाभी बुला गई थी तेरी। तो उसको लगा वो दोस्त था इसके मर्द का जिसने खुदकुशी की, तो वो आया, वो इसके रूम में गया, तो ये जेठ ने जाके बाहर से कुंडी लगा ली और गांव भर में ढिंडोरा कि ये मर्द लोग जमा करती है, देखो हस्बैंड मर के 6 महीने भी नहीं हुए इसके, और ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। मैंने रंगे हाथ पकड़ा उसको, स्तब्ध करने वाली कहानी है। उसको जादूगरीन करके बोलते हैं। एक लेडी का ऐसा हुआ कि बाजू की घर की बकरी मर गई, तो इसने उस पे करनी की, टोटका किया, जादू टोना। हाँ, ऐसा करके धीन निकालने वाले थे, फिर हम गए उसको रोके। ये सब काय के लिए? तो उसको भगाने के लिए घर से। घर छोड़ेंगे तो फिर हो गया ना, घर का ताबा गया। और ये हर जगह होता है, शहर में भी होता है। मैं जहां रहता हूं मेरे बाजू में अच्छा घर है, वो लड़का जवानी में मर गया, हार्ट अटैक आ गया, उसको किडनी का प्रॉब्लम था। तो उसकी बीबी को यानी आपल्या सुनेला हकलने के लिए क्या क्या नहीं किया उन लोगों ने। और ऐसा टाइम में हम क्या करते कि नहीं, उनका निजी मामला है ना, ये निजी मामला कैसे हो गया था? वो समाज का घटक नहीं है क्या? बिल्कुल। वो जब उसको तकलीफ दी जाती है तब निजी मामला है। फिर हमने किया थोड़ा सा बाजू से, ऐसा किया, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट वो रहे थे ऊपर एक रूम में। सो 13वें एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, 13 #13। और हमने एक शुरुआत ऐसे हुई कि हम इन स्त्रियों के साथ में ये करते हैं, यानी दिवाली मनाते थे। हम एग्रो थिएटर नाम का एक ग्रुप है, ये शुरू किया, प्लेटफॉर्म शुरू किया, एग्रो थिएटर। तो और उसमें हम इनके साथ में दिवाली, हमारे हरिसीता पे जो है, तो उनका जो वर्धा के पास में रोठा नाम का गांव है, वहाँ पे उनकी खेती है, तो वहाँ पे उन्होंने पूरा एक थिएटर जैसा बनाया है, प्रैक्टिस हॉल है वो पूरा। तो वहाँ पे हमने इनके साथ में बैठते थे, तो बात करते करते ये सब समस्याओं के बारे में पता चला। तो मैंने बाद में उनको रोक दिया कि अब मत बोलो तुम, अब नहीं सही नंबर है। तो यानी उसको चेहरा धोने के, यानी हस्बैंड मर गया तो ये बिंदी लगाने का ये नहीं, उसको शाम को अगर चेहरा धो के पाउडर लगाना है वो भी नहीं लगाना है उसने। उसकी सास पूछती है कि काय के लिए
चेहरा किसके लिए धो रही है, किसके लिए पाउडर लगा रही है, बाजार में जाके बैठना है। वो अच्छी साड़ी नहीं पहन सकती, क्यों? नहीं नहीं पहनना है। तो वो होगा कि पहले विधवाओं को वो अच्छी ना दिखे, किसी मर्द की नजर ना जाए, इसलिए उसका वपन किया जाता था। ये इनडायरेक्टली क्या है, उसने अच्छी साड़ी नहीं पहनना है, अच्छा नहीं दिखना है, क्योंकि फिर बुरी नजर का बुरी सामना करो। बुरी नजर, हम तुम किस लिए है ना, तो नहीं, वो तो नहीं। हम प्रॉब्लम यह है कि हम स्त्रियों की किसी भी फॉर्म में जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। वो लड़की है, बहू है, बीबी है, माँ है। आपको क्या लगता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी उसने खुद ले, इसके लिए उसने क्या करना चाहिए? वो तो किया, बहुत सारा किया है। हमने कई लोगों को आशा वर्कर बनाया। फिर अभी कविता ढोबळे की हमारी शादी हुई, तो उसने तो गांव में ग्राम पंचायत के इलेक्शन को वो खड़ी रही। अरे वाह। गांव की स्कूल उसने दुरुस्त की। अच्छा। हाँ, वो बराबर नहीं चलाई जाती थी तो वो जाके खड़ी रहती थी, ये करती थी। उसने उसमें स्त्रियों को जागरूक किया, बचत घर स्थापन किया। कैसी पॉजिटिव कहानियां भी बहुत है, बहुत है। यानी जिन सास ससुर ने उसको हकल दिया, ये उतमेल जिले में बहुत सारी है ऐसे, तो कि नीता नाम की, तो उसके वो सास ससुर ने उसको हकल दिया। नवरा, उसका पति मरने के बाद में, आत्महत्या करने के बाद में ये खड़ी रही। इसने लड़ी, खेती अपने नाम पे की 3 एकड़, और वो खेती इतनी अच्छी तरह से की। फिर उसने घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया। लेकिन बीच में जो जेठ के पास में माँ बाप रहते थे, जो टीचर था, उसने वो अपने माँ बाप को हकल दिया। इसको समझा नीता को कि सास ससुर को हकल दिया, और वो मंदिर में रह रहे, 2 दिन से भूखे है। ये गई, उनको लेके आई, और अब तक संभाल रही है। क्या बात है। और वो अब उसके सास ससुर बोलते कि नीता ही हमारा लड़का है। पैर पकड़ती उसके कि हमने तुमको हकल दिया था। तो ये नहीं, वो खुद उसको आधार होना नहीं है, वो है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना, बहुत सेल्फ क्रिएट होना है। और मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि जब वो खुद को स्त्री करके बराबर समझ सकती है ना, उसके बाद में उसको कोई भी नहीं रोक सकता। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात बोली आपने। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्त्री ये जन्मतः ही माऊली है, माता है। उसको पुरुष के संग की जरूरत नहीं है माऊली बनने के लिए, माता बनने के लिए। वो जन्मतः ही माता है। लेकिन उसको मैं माता हूं, मैं अरे 50 किलो का मटन नहीं हूं, ये एहसास जब होता है, और मैं माता हूं ये एहसास होता है, मैं स्त्री हूं ये एहसास होता है, उसके बाद में उसको कोई नहीं रोक सकता। यानी फिर वो झांसी की रानी बनती है, मदर तेरेसा बनती है, इंदिरा गांधी बनती है। ट्रू। तुम या आपल्या या ये कौन सिंधुताई सपकाळ बनती है। सही बात है। उसका सेल्फ उसको दिख गया, खुद का दर्शन हो गया, कि फिर उसको पता चल गया कि हाँ मैं हूँ। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात बोली है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि उसको खुद का दर्शन हो जाना चाहिए। दैट्स इम्पोर्टेंट। यानी मैं वो दत्त जन्म की कहानी बताता हूँ कि वो खुद माता होती ही है। इसलिए यानी ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देव, अनुसया माता, अनुसया और ऋषि की पत्नी थी, तो उसको उसका सौंदर्य उनको भाग गया, तो वो बुरी इंटेंशन से उसके तरफ गए। अब परीक्षा लेने गए ऐसा बोल सकते अपन, बोला जाता है, लेकिन उसके तरफ गए तो उसने
उसके पास में जो पानी था, मतलब कमंडलू में पानी था, वो पानी उनको डाला उन पे छिड़का और उनको बच्चा बना दिया है। जलाया क्यों नहीं? क्योंकि दुर्वास ऋषि था, तो ऋषि थे तो उन्होंने पानी छिड़क के जला दिया, इसलिए जलाया क्यों नहीं? क्योंकि वो स्त्री थी, उसने उनमें से जो उनको बच्चा कर दिया, उनमें जो जहर था वो निकाल दिया। ज्ञानेश्वर को माऊली क्यों कहते हैं? कि ज्ञानेश्वर माऊली भी पसायदान में वही बोलते हैं, जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मे रती वाढो। दुष्टांचा दुष्टपणा खत्म झाला पाहिजे, दुष्टों को खत्म करो ऐसा नहीं बोलते हो। सही बात। बिच्छू है, उसकी नांगी तोड़ दी तो बाकी के कीड़े और उसमें फर्क क्या रहा? फिर उसको जीने का अधिकार है, जहर निकाल दो। सर, रगत पीति के बारे में बताइए ना। मुझे लगता है इतना बोल्ड एंड ब्यूटीफुल सब्जेक्ट आपने रखा, उस वक्त शायद बहुत लोगों का क्रिटिसिज्म भी आपको मिला होगा, बहुत सारा। ये कहानी अब तक कैसे आई कि एक जो कुष्ठ रोगी है, जो भाई बहन है, उनके उनकी एक इंटीमेट रिलेशनशिप की कहानी, मतलब रगत पीती, ये सब्जेक्ट आपके दिमाग में कैसे आया, अब तक पहुंचा कैसे ये विषय? एक तो मैं उस वक्त लोकमत में काम करता था और नया लगा था, तो एक हमारा जो हेड थे तो नया लगा था, तो हाँ कोणत्या बातम्या करतो, कौन सा करतो, तो उसकी एक फाइल थी। उस टाइम में कंप्यूटराइजेशन ज़्यादा नहीं था, तो लिख के भेजते थे बातमी, तो वार्ता, तो कचरा फाइल करके दिखाई था, कचरा बातम्यांची फाइल। अच्छा। हाँ, तो बोले इसमें से ले, ये गार्बेज फाइल है, इसमें से देख क्या मिलता है तेरे को, तो और बना ले। वो एक रैगिंग भी था वो एक प्रकार का। तो मैंने वो निकाला और देखते बैठा, तो उसमें एक सिगरेट के पैकेट के पीछे ये न्यूज लिखी थी की गावात मेलेला अर्भक म्हणायला पाहिजे, तर अभ्रक सापडलं असं लिखा था उसने। अरे यार बराबर लिखा भी नहीं इसने, लेकिन मैं पढ़ते गया तो न्यूज जो थी उसमें वो आखिरी में थी कि जब लोगों ने खोज निकाला कि ये बच्चा किसका है, तो वो भाई बहन का से संबंध से पैदा हुआ है और उनको कुष्ठ रोग था। कैसा, ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने वो न्यूज़ लिखी, फिर हमारे न्यूज़ एडिटर थे तिकेले सर, उनको दिखाई। दत्ता जी करके नासिक में थे, तो उनके तरफ न्यूज़ जाती थी, तो उनके तरफ गई और वो ऑल एडिशन फ्लायर लगी, लोकमत के महाराष्ट्र भर में फ्लायर लगी। और वो जो वार्ताहर था, जो बहुत ये बूटी बोरी के आगे एक छोटा सा खेड़ा था, वहां से वार्ताहर तो उसके नाम से बायलाइन से गई, तो वो तो इतना कुछ हो गया कि और ऐसी भी न्यूज हो सकती है। तो तब से वो मेरे दिमाग में घूम रही थी बात। और फिर डिबेट भी हुआ उस पे, और मैंने न्यूज रूम में, तो मैंने बताया कि वैसे गलत क्या है उसमें। आपको गलत क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमारी विवाह संस्था का इतिहास अगर देखा तुमने, तो यमी क्या है? आप बताएं। बहन भाई थे। ब्रह्मानी कौन है? सरस्वती कौन है? ब्रह्मा के नाभि से निकली थी, उस हिसाब से उनकी लड़की हुई ना, तो बीबी है ना। और हमारे विवाह संस्था को 5000 साल हो गए शुरू होने के बाद में, धीरे धीरे दृढ़ होकर 2000 साल
तक हुआ। उसके पहले क्या था? उसके पहले तो माता गमन था, माता मही गमन था। इसका मतलब? म्हणजे जैसा जानवर में होता है, माँ के साथ में भी संबंध रहते हैं। अच्छा। माता मही बोले तो आजी के साथ में संबंध रहते हैं, थे पहले, रहते थे। जैसा ये अप्सरा थी उर्वशी, तो अर्जुन उसे उर्वशी बोले तो भरत की पत्नी, या भरत से उनका प्रेम हो गया था, शकुंतली है। तो वो हिसाब से अर्जुन की वो नानी हो गई। लेकिन अर्जुन उसे दिखा और उसने अर्जुन को कहा कि मुझे दिल आ, तुम भाग गए मर्द करके और मेरी काम वासना तृप्त करो तुम, क्योंकि मैं एक पूर्ण स्त्री हूँ और मुझे हक है। तो ये वो अपनी विवाह संस्था के पूर्व की थी, और ये विवाह संस्था शुरू होने के बाद में था। तो इसने कहा कि नहीं, तुम तो मेरी माता मही हो, पंजी हो। तो बोले नहीं, तू एक मर्द है और मैं एक पूर्ण स्त्री हूँ, और मेरा इसको नकार देना ये मेरा अपमान है, मेरे स्त्रीत्व का अपमान है। तो उसको कहा कि ठीक है फिर छोड़ दो। तो उसने नहीं बोला, अर्जुन ने। तो उसने शाप दिया उसको कि तू नामर्द बन जाएगा। तो फिर पैर पड़ा, तो फिर वो 1 साल के लिए किया उसने। इसलिए जब अज्ञातवास में थे पांडव, तब अर्जुन बृहन्नड़ा बना था स्त्री वेश में। तो वो उसके शाप के वजह से था। तो आपको अयोनि संभवा जो बात कहते हैं ना अपन, अयोनि संभवा, तो योनि का मतलब ये जैसा छत है, बंद कमरा है, इट्स योनि। अच्छा। संस्कृत शब्द का यह है कि सिक्योर्ड प्लेस, दिस इज कॉल्ड योनि। तो अयोनि संभवा मैंने विदाउट योनि के जन्म, तो जो खुले में होते थे संबंध और उसमें से लड़का पैदा हुआ है, तो अयोनि संभवा है वो। जैसा विदुर था, कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि अयोनि संभव है। तो अयोनि संभव बोले तो वो खुले में हुए थे, और वो टाइम में होते थे। अनेक ऋषि के पास, ऋषि जो ये कर, तो राज स्त्रियां जाके कि आपसे बच्चा होना है, तो यज्ञ से बाजू में उठ के वहीं पे, तो वो है। बाद में विवाह संस्था बनी, वो वर्ण श्रेष्ठ, रक्त श्रेष्ठत्व के हिसाब से बनी। और फिर से वही बात कि जिसके पास में बल है, स्त्री को धन ही समझा जाता था, स्त्री धन ही समझा जाता था पहले। स्त्री धन का मतलब तो अभी वो बाद में हुआ, लेकिन पहले तो एक राजा सम्राट दूसरे राज्य पे सवारी करता था, तो वहां से लूट के क्या लाता था? धन के साथ गाय नहीं तो भाई, ऐसे लूट के लाता था ना। शिवाजी महाराज ने वो चलन छोड़ दिया, लेकिन वही लूट के लाता था ना। तो जिसके पास में बाहुबल है उसको औरत मिलेगी। मतलब एक तरह से देखा जाए तो शिवाजी महाराज ने एक नया इतिहास स्त्री के आत्मसम्मान में रचा है। हाँ, तो वो तो यानी हाँ, लेकिन यानी जिसके पास में बाहुबल है, धन बल है, उसको मिलेगी औरत।
तो रगत बाकी के लोगों ने क्या करने का? तो हर पुरुष को एक स्त्री मिलना है और वर्ण और रक्त श्रेष्ठत्व रखना है, इसलिए विवाह संस्था पैदा हुई। हमारी टोली का श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ है, तो फिर हमारी टोली में ही शादी होगी। और जाति संस्था क्या है? मैरिज ब्यूरोज है। ट्रू। शादी के लिए है ना, मैरिज ब्यूरोज है। जाति कहाँ तक पालते हैं हम? शादी के लिए ही पालते हैं बस। बाकी तो फिर हम बैठे हैं, मैंने पूछा आपको आपकी जात क्या है करके, इसकी मालूम है, इसकी मालूम है, पता करने की जरूरत भी नहीं है। कब आएगी? जब शादी की बात होगी। तो जात ये विवाह संस्था है। तो हमारी विवाह संस्था के पूर्व वो सब था, तो वो आता है और कई जगह होता है। यानी ये पहली बार हुआ था ऐसा नहीं है। मैं पंडरकोड़ा में रहता था, हमारे स्टेट बैंक में मैनेजर थे, वो सगे भाई बहन ने शादी कर ली थी। क्या बात कर? हाँ, होता है, गोत्र नहीं एक पाहिजे, तो ऐसा बोलते हैं। अब मुस्लिम में सगो भाई बहन में नहीं होती, लेकिन चचेरे में इसमें होती है, मौसरी में होती है। और फिर बहन के साथ में शादी या बहन के साथ में शारीरिक संबंध, तो फिर मामा की लड़की चलती है हमें शादी के लिए। यानी मामे बहन से शादी करते हैं ना, वो बहन है ना, तो हम शादी करते हैं ना उससे। क्यों? वैसे तो मतलब साइंटिफिकली बायोलॉजिकली भी कुछ वो बात की बात है। उस चीज का हमारे समाज हर टप्पे पे एक व्यवस्था अपनी तैयार करता है, समाज करके, समूह करके रहने के लिए एक व्यवस्था निर्माण करता है। तो वो है और उसको मानना भी चाहिए। लेकिन अब जब होता, मैं उसका समर्थन भी नहीं करता, लेकिन जब होता है तब एकदम से कुछ तो भी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, ऐसा सोचने में भी मतलब नहीं है ना। तो रगत पीती उस तरह से आपके सामने आई थी और आपने उसमें आगे किया। तो मैं बहुत खूबसूरत बातचीत है। खूबसूरत कहने के बाद ये कहूँगी कि बड़ी ही मन को छेदने वाली बातें हैं, और ये बातचीत लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? क्या अगर अपील करना है? अभी तो हमने #13 का हैंडल शुरू किया है, सोशल हैंडल शुरू किया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उस पे जाके उनके दिमाग में इस विषय में क्या क्या है वो लिखना चाहिए और उसको समर्थन देना चाहिए। ये इन महिलाओं के बच्चों की शैक्षणिक पालकत्व लेना चाहिए या ये लेना चाहिए। हमने अभी नाटक भी लिखा है उस पे 13 नाम का, और वो बहुत सारे प्रयोग हुए कोरोना के कारण। उसमें उन्हीं स्त्रियों ने काम किया है, उनको हमने थिएटर का प्रशिक्षण दिया और काम किया है। उसका अभी पूना में प्रयोग है। आपने बहुत सारा मतलब आपकी काफी फ्रेंडशिप है मकरंद अनासपुरे, जो कि मराठी के एक्टर है, बहुत सारे मराठी इंडस्ट्री में, क्योंकि आप मराठी फिल्में भी लिखते हैं उनके साथ में। मकरंद के साथ में आपकी कैसे जुड़ाव हुआ था? क्योंकि वो भी विधवाओं के लिए और बाकी बहुत सारा काम। हमने नाम फाउंडेशन का मैं फाउंडर मेंबर हूँ। तो मकरंद नाटक के कारण ही हमारी रगत पीती के पास जब हिट हुआ, यानी लोगों को चर्चा में आया, हिट हुआ मतलब चर्चा में आया, तो उसके बाद में चंद रकन कुलकर्णी या मकरंद ये थे साथ में। और फिर उसके लिए मैं एक शो लिखता था चंदू के लिए, टिकल ते पॉलिटिकल,
ईटीवी अच्छा। मराठी में आता था सवेरे। हाँ हाँ, टिकल पे। और मैंने वो बोला था कि तो प्रमाण भाषा में लिख मराठी में, मैंने बोला था वराडी डायलेक्ट में ही लिखूंगा। और बाद में वो 2 साल तक लिखा मैंने, तो उसमें एक एपिसोड मैंने किसानों की आत्महत्या पे लिखा था। तो उस वक्त चंदू का मुझे फोन आया शूटिंग से, अरे काय लिहून टाकलं तू? म्हटलं काय झालं? शूटिंग बंद पडलं ना। म्हटलं क्या हुआ? मुझे बहुत डर लगा। तो उसने मेरी मजा ली, तो बोले अच्छा, वो प्रैंक कर रहे थे। प्रैंक कर रहे थे, तो अरे शूटिंग बंद हो गया ना, वैसा हो गया। मतलब क्या हुआ? तो अरे बोले अरे घबराओ नको, ऐसा हुआ कि ये स्टोरी देख के और डायलॉग बोलते बोलते सब रोने लगे। स्पॉट बॉय भी रोने लगा, तो वो काम नहीं कर पा रहा है। और इसलिए तो उस वक्त से उसके दिमाग में था, वो चीज बढ़ गई। तब मकरन भी मकरन अनासपुरे नहीं था। बाद में उसका वो 7 से 8 घर आता है ये आया, तो वो आया और उसने फिर एक दिन मुझे फोन करके कहा कि ये विषय पे हम फिल्म बनाएंगे। तो फिर वो पहली फिल्म लिखी मैंने, गोष्ट छोटी डोंगरे को। तो वो बहुत चर्चा हुई उसकी, उसके बाद में बढ़ता गया। फिर नाना पाटेकर की, नाना मी त्याला आर्य पुरे करतो, तुम मला म्हटलं बापाला काय दुसरं काय म्हणत असते, मला आया था तो ये आशीष देशमुख के कार्यक्रम में लेके गया था उसको, तो आशीष ने पूछा, उसके सामने पूछा, नाना को तुम नाना जी को आर्य करी, बाप को क्या करना है? नाना जी बोलो, नाना कुछ पूछा मैंने, नाना बोलो तेरे को, नाना जी तो क्या होगा? तू बढ़ेगा मुझे रहेगा, हा याला नको आहे, त्यांना नाही मुझे रहेगा। पण नाना वेलकम टू आई थी, तो नाना का ऐसा कि उसके रेम्यूनरेशन में से वो 1/3 जो रेम्यूनरेशन है वो समाज सेवा के लिए देती है। तो उसके दिमाग में वो तब से बात थी गोष्ट छोटी के बाद से, क्योंकि गोष्ट छोटी को पहला आवाज उसने दिया था नाना ने, बात शुरू होती है नैरेटर से। तो तब से बात की, तो उसने कहा कि ये विधवा महिला को मैं 15,000 रुपये देना चाहता हूँ। नाना का एक स्टेटमेंट भी याद है, उन्होंने कहा था कि मतलब फोटो खींचने वाली बात की, वो जो रेम्यूनरेशन का चेक देते हैं उसको फोटो खींचने पर मना कर दिया। मना, हम नहीं खींचते, हम खींचते नहीं, ये भी नहीं करते। और तब से यानी फिर मैंने उसको कहा कि वो पूरे मैं 100 महिलाओं के लिए 150 महिला के लिए 15-15 हिसाब किए, पैसा तेरे पास में भेजता हूँ, तू जाके बांट दे। फिर मैंने कहा कि मैं तेरा पैसे बांटने के लिए नहीं बैठा हूँ। अच्छा, नहीं, ये मकरन से बात हो गई थी, तो कब मकरन ने उसको नाना को फोन दे दिया मुझे मालूम नहीं। तो फिर नाना ने उसे उधर से बहुत सारी गालियां दी, ज्यादा कहना ज्यादा बढ़ गया। नहीं, तू रहा, तू देख, ये पेन किलर्स है, 15,000 रुपये ये पेन किलर्स है, ये उपाय नहीं है, लेकिन तू रहा, तू देख। तो वो बारिश आ गई थी और सेवाग्राम आदमी, मुझे अस्वस्थ लगा, कुछ ऐसा डाउन लगा, तो हम सेवाग्राम आश्रम में जाके बैठते थे, मैं और मेरी बीवी वैसे पे आके बैठे थे। बारिश आ रही थी, 4-5 तारीख थी अगस्त की। नाना ने उधर से गेम देखा कि ठीक है कार्यक्रम अरेंज करना होगा क्रांति दिन को। उसे लगा कि 4 दिन में ये नहीं कर पाएगा। अच्छा, मतलब ठीक है करता हूँ। यानी इतनी वो 150 महिलाएं यहाँ पे लाने का, कार्यक्रम खड़ा करने का, ये करने, तो 5 दिन में किया। उसके लिए जनमंच वाले अनिल फिरोजिया भी को जज बन गए हाईकोर्ट के, वो मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने उनके पास में गए, 2 दिन में कार्यक्रम खड़ा हो गया।
जो देशपांडे हल्दी हुआ था, हमने 150 महिलाओं को 15-15 हजार रुपये दिए थे। और उसके बाद में जब नाना जा रहा था तो एयरपोर्ट भी रोया मेरे पास में, तूने फंसा दिया सारे मेरे को, अब ये ऐसे ये छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। तो फिर 16 सितंबर को नाना के घर में हमारी मीटिंग हुई, नाम फाउंडेशन की स्थापना हुई, तो काम शुरू हो गया ऐसा। तो मैं रजनी सीता के मकरन और नाना 4 जने थे, तो एक काम शुरू करना, फिर 16 तारीख को स्थापना हुई। 10 तो तारीख क्या क्या करते हैं उसके लिए? अल्पभूधारक कोरडवाहू किसानों के लिए काम करते हैं। ये महिलाओं के लिए भी देते हैं, महिलाओं को सिलाई मशीन दिए, दाल मिल दी, छोटी दाल मिल दी, बकरी आदि शेळी दिए, सिलाई मशीन और बाकी कौशल्य ये भी पड़ा है, वो तो किए। तालाब के काम किए बहुत सारे। एक कोई मांडल के पास में एक गाँव है, 70 एकड़ का तालाब था, फिर जिसका क्रिकेट मैदान बन गया, तो हमने वो पूरा पुनर्जीवित किया। तो बहुत सारे जल संधारण के बहुत सारे काम किए। तो नाना अभी भी एक्टिवली पार्टिसिपेशन ना वो किसान और सैनिक के लिए काम किए। तो यानी गुलजार जी की सैनिक के लिए वो त्रिवेणी नाम की एक कविता का फार्म उन्होंने खुद इजाद किया है। हाँ, गुलजार तीन लाइन होती है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, लेकिन तीसरी लाइन खत्म कर दी थी आपको ऊपर ही। तो वो इसके लिए लिखा था उन्होंने सैनिकों के लिए कि कांटों की नुकीली तार पर किसने गीले कपड़े टांग दिए। पहली लाइन, कांटों की नुकीली तार पर किसने गीले कपड़े टांग दिए, उसमें से खून टपकता है और नाले में बह जाता है। ये दूसरी लाइन, कुछ भी नहीं लगता। कांटों की नुकीली तार पर किसने गीले कपड़े टांग दिए, उसमें से खून टपकता है और नाले में बह जाता है। क्यों फौजी की ये बेवा रोज उसकी वर्दी धोती है। तीसरी लाइन आपको कहा लिखी गई, यानी तुम 200 पन्ने का निबंध लिखा तो नहीं बता सकते वो 3। फिर कांटों की नुकीली तार हमको भारत पाकिस्तान की बॉर्डर दिखने लगती है। उसके बाद में वो खोजे गए लगने। क्यों फौजी की बेवा रोज उसकी वर्दी। तो ये मैंने नाना को सुनाया था, फिर नाना ने वहां पे पुराने कार्यक्रम भी इसका सैनिकों के लिए वहां पे गुलजार जी की कविता सुनाई। तो ये पूरा है, यानी अभी तो सैनिक सम्मान और वर्दी का सम्मान ये है, ठीक है ना, लेकिन फिर किसानों का क्या। मैंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अब खेती की शुरुआत स्त्रियों ने ही की थी। अगर इसको इतिहास हट के देखेंगे तो स्त्रियों ने, क्योंकि प्रोडक्टिविटी सृजन आज भी अगर देखो सृजनशीलता उसके पास में है ना, हम मत कुछ पैदा नहीं कर सकते। इसलिए खेती का भी है उसको एशियन टाइम में, हम अश्व युग से बाहर आके टाइम में वक्त जब कुछ समझने लगा, दिखने लगा, तब हमने स्त्री को देवी क्यों माना, यानी भगवान क्यों माना। क्योंकि हमारे जैसा ही एक बच्चा उसके शरीर से निकलता है, ये हमें चमत्कार लगा। मेरा का ये कॉन्वर्सेशन इतना ही गंभीर और इतना ही आगे बता रहा है कि हैशटैग तेरवा नाम का पेज है, उसको फॉलो करो और उसको एक सपोर्ट
सिस्टम समाज में सिर्फ खड़ा करो, यही बता। इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ पर हम मुड़ात लगाएंगे और अगली बार जरूर और बातचीत करेंगे। एक्चुअली मेरे पास सब शब्द नहीं है, अक्सर ऐसा होता नहीं है कि शब्दों की कोई किल्लत पड़ जाए, पर यकीन मानिए ऐसे कई मौके आए जहाँ पर आप विचार शून्य हो जाते हैं। हैशटैग फेसबुक समझने की कोशिश है कि उन बेवाओं के साथ में होता क्या है, उनकी जिंदगी क्या होती है, उनकी तकलीफें क्या होती है। जरूर फॉलो कीजिए हैशटैग फेसबुक और साथ ही साथ टीवी प्लानेट पर ये पूरा एपिसोड जरूर देखिए मेरे साथ के शाम को उठकर। थैंक यू सो वेरी मच, आपने वक्त दिया, बहुत ही खूबसूरत बातचीत हुई। खूबसूरत कहना गलत होगा, एक गंभीर विषय पर बहुत ही दार्शनिक बात हुई फिल्म करनी। थैंक यू सो वेरी मच। सो कीप वॉचिंग टीवी प्लानेट। ये टीवी प्लानेट पर ये एपिसोड था। थैंक यू सो मच।